नमस्कार बच्चों, आज हम नए राजवंश के बारे में पढ़ते हैं कि कण्व राजवंश इसका जो शासनकाल है 72 ईसा पूर्व 27 ईसा पूर्व यानी 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। कण्व के राज्य शासन की हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। संभवतः उनका राज्य मगध एवं उसके आसपास तक ही सीमित था, परंतु मगध के शासक होने के कारण इस वंश के शासकों को सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। मगध के इस नव स्थापित राजवंश का प्रवर्तक वसुदेव कण्व था। कण्व शासक भी शुंगों की भांति ब्राह्मण ही थे। हास्य चरित्र से जानकारी मिलती है कि स्त्री वैवशन के प्रवेश देवभूति को आमत्य वसुदेव ने रानी वेशधारणी दासी पुत्री द्वारा मरवा दिया। ऐसा ही कथन विष्णु पुराण में मिलता है। कहा जा सकता है कि वसुदेव ने स्त्री वैष्णव देवभूति की षड्यंत्र द्वारा हत्या करवाकर मगध की गद्दी पर अधिकार किया। कण्वों के राज्य शासन का हमें बहुत कम ज्ञान प्राप्त होता है। पुराणों में 4 कण्व राजाओं का उल्लेख मिला है जिन्होंने मगध पर यथाक्रम शासन किया। जैसे पहला वासुदेव जिसने 9 वर्ष, भूमिमित्र जिसने 14 वर्ष, नारायण 12 वर्ष तथा सुशर्मा जो कण्व वंश का अंतिम शासक था उसने 10 वर्ष। इस तरह कुल 45 वर्ष के शासनकाल में कण्वों ने किसी क्षेत्र में कोई विशेष कृति अर्जित नहीं की। आपको यहाँ समझ में आया होगा कि कण्व वंश की स्थापना कैसे हुई और उसका अंत कैसे हुआ। अब हम जो शासन पढ़ रहे हैं वो है सातवाहन वंश, जो प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो सातवाहन वंश है वो इसमें है कि इस वंश का जो शासनकाल है वो 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक है। आंध्र सातवाहन वंश दक्षिण भारत के प्रमुख वंशों में से था। शुंग एवं कण्व वंश के पतन के अवशेष पर सिंधुक नामक व्यक्ति ने सातवाहन राज्य की स्थापना की। ठीक है, कण्व वंश के पतन के बाद सिंधुक नामक व्यक्ति ने सातवाहन राज्य की स्थापना की, जो आंध्र जातीय थे। कौन से थे? आंध्र जाति। इस वंश के इतिहास के साधन यानी इस वंश को जानने के साधन जो हमें मिल रहे हैं उनको इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला अभिलेख नागिनिका का नानाघट्टा लेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी बलिश्री वशिष्ठ पुत्र पुलमावी तथा यज्ञ श्री सातकर्णी के नासिक गुहालेख एवं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का काले गुहालेख, इनको आप नोट करते रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सातवाहन नरेशों तथा शक स्तूपों की मुद्राएं, लेखकों के विवरण, प्लिनी टॉलमी तथा पेरिप्लस इत्यादि साहित्य के स्रोत, मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण, स्मारक सातवाहन काल के अनेक चैत्य एवं विहार, निवासिक काले भाजा आदि स्थानों से प्राप्त इनमें तत्कालीन कला एवं साहित्य का हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस काल का जो है वो साधन है वो किस प्रकार है। तो उसमें उदयकाल स्मिथ और रैप्सन का मत है कि सातवाहन वंश का जो संस्थापक था, कौन था सातवाहन वंश का संस्थापक? सिमुक का उदय 3वीं शती ईसा पूर्व में हुआ, किंतु अधिकांश विद्वानों ने सातवाहन वंश का उदय काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार किया है। अब यहाँ पर ये आता है कि ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई या इनका मूल निवास स्थान कहाँ का है, ये कहाँ के हैं। तो पुराणों में इस वंश को आंध्र जातीय अथवा आंध्र भ्रतीय कहा गया है, किंतु इस वंश के लेखों में आंध्र जातीय तथा आंध्र भ्रतीय शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। इस वंश के राजा सातवाहन नाम से संबोधित किए गए हैं। कहीं कहीं सातवाहन शब्द का प्रयोग भी इनके संबंध में मिलता है, जिसका अर्थ है सूर्य के 7 वाहनों से लगाया जाता है। साहित्य में शालिवाहन शब्द भी कहीं कहीं प्रयुक्त हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य का भाग जहाँ आंध्र जातीय लोग निवास करते थे, अनार्य संस्कृति का
भाग कहा गया है। इसी आधार पर इस नवीन वंश को अनार्य वंश भी कहा गया है। पुराणों में इस वंश को आंध्र जातीय कहने का कारण था कि शकों के आक्रमण से पराजित होकर ये वंश महाराष्ट्र को छोड़कर कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच बसे आंध्र देश में आकर बस गया। इसी कारण इस वंश को आंध्र वंश भी कहा गया है। आपको समझ में आया है कि इसको आंध्र वंशी क्यों कहा गया है? क्यों कि ये है शकों के आक्रमण से पराजित होकर ये वंश महाराष्ट्र को छोड़कर कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच, किसके बीच? कृष्णा और गोदावरी के बीच आंध्र देश में आकर बस गए थे। इसी कारण इस वंश को आंध्र वंश कहा गया। इसी प्रकार उनको आंध्र कहा जाना उनकी जाति का नहीं वरन निवास स्थान का सूचक है। सातवाहनों की जाति पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों ने समुचित साक्ष्यों के अभाव में भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए हैं। कुछ इन्हें अनार्य मानते हैं, कुछ ब्राह्मण, कुछ लोग अब्राह्मण भी मानते हैं। सातवाहनों को अनार्य मानने वालों का मत है कि सातवाहनों को पुराणों में आंध्र जातीय तथा ऐत्रीय ब्राह्मण में आंध्रों को अनार्य भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त सिमुकहाल तथा पुलमावी आंध्र नरेशों के नाम अनार्य प्रतीत होते हैं। इनके राजाओं के नाम के आगे पिता के स्थान पर माताओं के नाम लिखे गए हैं, यथा गौतमी पुत्र सातकर्णी एवं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। यह विशेषता है इस काल की कि ये मातृ प्रधान अनार्य समाज में मिलती है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सातवाहन जाति से आंध्र नहीं थे, बल्कि आंध्र प्रदेश में बसने के कारण ये क्या कहलाए? आंध्र कहलाए। अतः उन्हें अनार्य कहना नाउचित नहीं होगा। भंडारकर तथा कुभमर घोष ने सातवाहनों को अब्राह्मण माना है। नासिक गुहालेख में प्राप्त होने वाले एक ब्राह्मण शब्द के अनुसार ब्राह्मण जाति का बोधक नहीं, उसका अर्थ है एक ब्राह्मणों का पोषक से है। नासिक गुहालेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की तुलना राम, केशव, भीम और अर्जुन से की गई है। ये सभी शिक्षित हैं। अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सातवाहन ब्राह्मण न होकर ब्राह्मणोत्तर अर्थात अब्राह्मण थे। किसी भी व्यक्ति की तुलना उसके पराक्रम शौर्य से की जाती है, न कि उसकी जाति से। अतः इस तुलना के आधार पर सातवाहनों को ब्राह्मण न मानना गलत होगा। सॉन्टविलियर तथा रॉय चौधरी ने भी सातवाहनों को ब्राह्मण वंश का माना है। गौतमी पुत्र और वशिष्ठ पुत्र नाम गौतमी और वशिष्ठ का स्मरण दिलाते हैं, जो ब्राह्मणों के गोत्र ऋषि हैं। अतः इन्हें धारणकर्ता ब्राह्मण से ही रहे होंगे। उत्पत्ति के समान सातवाहनों के मूल निवास स्थान के विषय में विवाद है। क्लैप्सन, स्मिथ तथा भंडारकर ने आंध्र प्रदेशों में उनका मूल निवास स्थान निर्धारित किया है। स्मिथ ने श्रीकाकुलम तथा भंडारकर ने धनकटक में उनका मूल निवास स्थान माना है। किंतु इन मतों के विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि उपयुक्त स्थानों में से कहीं से भी सातवाहनों का कोई अभिलेख अथवा मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सातवाहन राजाओं के बहुसंख्यक अभिलेख तथा सिक्के महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान पैठण के सीमावर्ती भाग से प्राप्त हुए हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक का एक रिलीफ चित्र तथा सातकर्णी प्रथम की महारानी नागनिका का लेख नानागढ़ से मिला है, जो प्रतिष्ठान से करीब 100 मील की दूरी पर स्थित है। नासिक से 2 और लेख मिले हैं। पहले में सातवाहन कुल के दूसरे राजा कन्हैया कृष्ण तथा दूसरे में इस वंश के तीसरे राजा सातकर्णी प्रथम की प्रपोति का उल्लेख मिलता है। सातवाहनों का मराठी में वंश के साथ घनिष्ठ संबंध था। इससे भी सातवाहनों का महाराष्ट्र से आदि संबंध रखते हैं। सातवाहन लेखों में महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अभिलेखीय तथा मुद्रा संबंधी प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सातवाहनों का जो मूल निवास था वो पश्चिम भारत के किसी भाग से संबंधित था। बहुत संभव है कि वह स्थान प्रतिष्ठान ही रहा होगा। तो बच्चों, आपने देखा कि जो सातवाहन वंश है उसमें आंध्र जातीय क्यों कहा गया है? एक तो प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सूर्य के साथ इनका संबंध
जोड़ा गया है। तीसरा है कि इसमें जो भी जितने भी शासक हुए उन्होंने अपने माँ का नाम पहले लगाया है। हमारे यहाँ पे समाज में पितृ प्रधान है, पिता का नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय मातृ का नाम लगाना, यानी उस समय मातृ सत्तात्मक थी, यानी माताओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। तो जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, तो ये नाम मातृ सत्तात्मक को जताते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न ये बनता है। चौथा है कि उन्हें ब्राह्मण जाति का कहा गया है या अनार्य थे, या एक नासिक गुहालय में गौतमी पुत्र सातकर्णी की तुलना राम, केशव, भीम और अर्जुन से की गई है। ये सभी शक्षित है। अतः इस आधार पर सातवाहन ब्राह्मण न होकर ब्राह्मणोत्तर अर्थात अब्राह्मणीय थे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, मैंने पहले भी इसमें व्याख्यान बताया, कि किसी व्यक्ति की तुलना उसके पराक्रम शौर्य से की जाती है, नहीं कि उसकी जाति से। अतः फिर उसके बाद है इनका मूल निवास स्थान कहाँ थे, ये आंध्र प्रदेश के थे या कहाँ के। फिर बहुत मतों के आधार पर हमने इनको माना कि ये पश्चिम भारत के किसी भाग में थे, और पश्चिम भारत का बहुत संभावित भाग प्रतिष्ठान ही रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सातवाहनों का जाति का हो गया, मूल निवास का हो गया। अब प्रश्न आता है कि प्रारंभिक सातवाहन शासक कौन कौन से थे। तो सातवाहनों का प्रारंभिक इतिहास की दृष्टि में विशेष महत्व नहीं रखता। प्रारंभिक शासक अपनी सत्ता का विस्तार अधिक दूर तक नहीं कर सके। पुराणों का अनुसार सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सिमुक था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, संस्थापक और अंतिम शासक को आपको याद करना है। तो पहला हो गया सिमुक। पुराणों में सिमुक को सिंधुक, शिशुक तथा शिप्रक आदि नामों से भी संबोधित किया गया है, और उसने अंतिम कण्व शासक सुशर्मा को मारकर अपना राज्य स्थापित किया है। आप अपनी डायरी में या रजिस्टर में कहीं पे भी किसने किसको मारा, किसने किस वंश की स्थापना की, अंतिम शासक कौन था, ये 3-4 कॉलम बना लीजिए, ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, कण्व वंश का तो सातवाहन में लिख देते हैं, सातवाहन का कण्व में लिख देते हैं, मौर्य में, तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। सिमुक द्वारा कण्व और शुंगों के जिस प्रदेश का विजय का संकेत है वह मध्य भारत का कोई प्रदेश संभवतः था विदिशा का संपर्वती प्रदेश ही रहा होगा। सातवाहनों का केंद्रीय राज्य दक्षिण प्रायद्वीप में था। नाना घाट के एक लेख में उसे राजा सिमुक सातवाहन कहा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि सातवाहन उसका दूसरा नाम या वंश का नाम था। सिमुक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण होते हुए उसने बौद्ध व जैनों के लिए मंदिर बनवाए। पुराणों के अनुसार उसने 23 वर्षों तक राज्य किया। ये समय अनुमानतः ईसा पूर्व 50 ईसा पूर्व से 27 के मध्य रहा होगा। अपने शासन के अंतिम दिनों में वे दुराचारी हो गया तथा मार डाला गया। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण राजा बना, क्योंकि सिमुक का पुत्र सातकर्णी आवश्यक था, मतलब वो उस समय बालिक नहीं था, मतलब उसका गद्दी को संभालने योग्य नहीं था। कृष्ण ने अपना साम्राज्य नासिक तक बढ़ाया। उसने श्रमण नामक एक महामती ने नासिक में एक गुहा का निर्माण भी करवाया था। यहाँ से प्राप्त एक लेख में कृष्ण का नाम मिलता है। उसने 18 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद जो आता है इस काल का शासक है सातकर्णी प्रथम, और इस काल का महत्वपूर्ण जो शासक है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण शासक है, जिसके कारण सातवाहन वंश जाना जाता है। कृष्ण की मृत्यु के पश्चात सातकर्णी जो उसका पुत्र था, सिमुक का पुत्र था, सातवाहन वंश की गद्दी पर बैठा। वह प्रथम सातकर्णी के नाम से विख्यात है, क्योंकि वह अपने वंश में सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। सिमुक ने सातवाहन वंश की राजधानी जो उपाधि है वो ग्रहण नहीं की थी। तो आप इसको नोट करेंगे, सातवाहन वंश का प्रथम राजा कौन था जिसने उपाधि धारण की, क्योंकि कौन? सिमुक का पुत्र श्री सातकर्णी, जिसने सातकर्णी की उपाधि धारण की। उसका विवाह अंगे या अभय वंश की शाखा की महारथी नरेश तरगढ़ की पुत्र नागानिका के साथ हुआ। इस वैवाहिक संबंध में उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। रायचौधरी के शब्दों में सातवाहन वंश में सातकर्णी कदाचित पहला शासक था जिसने सातवाहनों को समुच्च विदेश क्षेत्र का एक छत्र शासक बनाया। इस प्रकार गोदावरी की घाटी में सातवाहनों का पहला राज्य स्थापित हुआ, और गंगा की घाटी के शुंग साम्राज्य तथा पंजाब की प्रचलित भूमि की अधिष्ठता यवनों के समकक्ष शक्तिशाली माने जाने लगा। सातकर्णी प्रथम
की मृत्यु के समय उसके दोनों पुत्र सप्तर्षि तथा वेदश्री अल्पवयस्क थे, अतः उनकी माता नागनिका ने उन्हें संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए शासन किया। उसके कुछ वर्षों बाद वह सातवाहन वंश का इतिहास अंधकार में भी विलुप्त हुआ। पुराणों में यद्यपि इस काल के राजाओं की सूची है, किंतु वह प्रामाणिक नहीं है। फिर भी इतना निश्चित है कि ये सातवाहन वंश के अवनति का समय था। शीघ्र ही सातवाहन वंश में एक शक्तिशाली शासक का जन्म हुआ, जिसने पुनः सातवाहन शक्ति की उन्नति को चरम सीमा पे पहुंचाया, और ये था शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसने साम्राज्य को विस्तृत किया। यहाँ पर देखा आपने सातकर्णी प्रथम ने अपना साम्राज्य को बढ़ाया। उसने एक छत्र उपाधि भी धारण की, और सातकर्णी ने अपने राज्य की सीमाओं को आपने देखा मालवा नदी दक्षिण नागनिका तक बढ़ाया, और उसकी मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र थे वो अल्पवयस्क थे। उसकी पत्नी ने एक माता के रूप में संरक्षक पे कार्य किया। हालांकि कुछ समय तक ये अंधकार में रहा, लेकिन इनको एक महत्वपूर्ण राजा प्राप्त हुआ जिसे कहा गया गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो बच्चों ज़्यादा कंफ्यूज ना हुए, और मैंने जैसा बताया है आप आपकी डायरी में लिखते रहिए वंश जो चल रहे हैं मौर्य काल के बाद। हालांकि इनके शासनकाल का समय कम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपके कंपटीशन एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप इनको साथ के साथ याद करते रहेंगे। हम कल जो है उसको गौतमीपुत्र सातकर्णी का अगले व्याख्यान में इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।